अस्सलामुअलैकुम। अब जिस वक्त चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद कोर्ट के सामने तीन सिचुएशंस आ सकती हैं। एक सिचुएशन ये है कि एक्यूज ने उस चार्ज को एडमिट कर लिया और कोर्ट ने भी उस एडमिशन को मान लिया और उसको स्ट्रेट अवे कन्विक्ट कर दिया। कन्विक्ट करते हुए भी कोर्ट के पास यहाँ ये डिस्क्रिशन है कि इवन एट दिस स्टेज भी ऑफेंस की नेचर को देखते हुए, उसकी क्वांटम ऑफ सेंटेंस को देखते हुए, कोर्ट इवन यहाँ पे भी लीनियंट व्यू ले सकती है कि इसने अपना जुर्म मान लिया है और जुर्म मानना अच्छी बात है। ये जो है इसने ट्रायल की एग्नी से अपने आप को भी बचाया, लेकिन इसको वो सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हैं, लाइक ही इज़ अ फर्स्ट ऑफेंडर, लाइक ही इज़ द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली, या इस तरह की कोई भी ऐसी लीनियंट ग्राउंड अवेलेबल हो जिसके ऊपर कोर्ट इवन एट दिस स्टेज भी उसको कन्विक्ट करते हुए लीनियंट व्यू ले सकती है वाइल सेंटेंसिंग हिम। फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उसने एडमिशन किया और कोर्ट ने स्टिल उस एडमिशन को वेटेज नहीं दी कि एविडेंस रिकॉर्ड होगी, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसकी अल्टीमेट फेट क्या है। और तीसरी ऑब्वियस सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन जो होती है फील्ड में, कि एक्यूज ने स्टेट अवे एक्विजिशन को टोटल डिनाई कर दिया कि चार्जेस ही गलत हैं, फॉल्स हैं, फैब्रिकेटेड हैं, कॉन्कॉक्टेड हैं, मनगढ़ंत हैं, उसके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम है और वो अपने आप को इन मामलात में डिफेंड करेगा। अब ये आखिरी जो दोनों सिचुएशंस हैं, इन दोनों सूरत हाल के अंदर फौरन कोर्ट प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि आप अपना केस साबित करें, अपनी शहादत पेश करें। अब क्यूएसओ के प्रिंसिपल बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? जिसने इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा पहली एविडेंस भी वही लेके आएंगे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम अपने एलिगेशंस को साबित करो। यहाँ पर आके सारा क्यूएसओ अप्लाई होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, री एग्जामिनेशन कैसे होगा, कन्फ्रंटेशन कैसे कराई जाएगी, कंट्राडिक्शन कैसे कराई जाएगी, कौन से फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव किया जाएगा, फैक्ट्स इन इशू कौन से हैं, कौन से विटनेसेस हैं जो कम्पिटेंट हैं इस शहादत को देने के लिए, उसके बाद आपके कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं जिनकी सिर्फ परमिशन दी जाएगी, उसके बाद एडमिशन्स हैं आपके, फिर उसके बाद कन्फेशंस हैं, फिर उसके बाद आपकी जितनी एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपकी डायरेक्ट एविडेंस है, आपकी प्रिजम्पशंस हैं, फिर उसके बाद आपके जितना जो रूल हैं ऑफ एविडेंस के किस किस सूरत में गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा, किस किस सूरत में गवाह को कौन सा डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट कराया जा सकता है, कौन सी प्रीवियस स्टेटमेंट होगी, ये सारे रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे और प्रोसिक्यूशन को कह दिया जाएगा कि आप अपना केस खुद साबित करें कि आपने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया। और आप अगर अब दोनों सेक्शंस को देखें तो 244 जो है 244 सीआरपीसी, उसके अंदर आपको वर्ड्स नजर आएंगे कि कंप्लेनेंट को कोर्ट सुनेगी और मुल्जिम को सुनेगी। मीन पहले कंप्लेनेंट को और जो वो एविडेंस प्रोड्यूस करे, फिर मुल्जिम को और जो वो एविडेंस प्रोड्यूस करे। लेकिन सेशन ट्रायल के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पर चूँकि 265 ए स्पेसिफिकली ये लिख दिया गया कि सेशन कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है डेट शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो 265 एफ के अंदर ये बात लिख दी गई कि सेशन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एसरटेन करेगी कि आप बताएं कौन से गवाह आप बुलवाना चाहते हैं, और वो सारे गवाह होंगे जो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो खाना नंबर 6173 सीआरपीसी के अंदर प्रोसिक्यूशन ने रिपोर्ट सबमिट की होगी कि ये हमारे गवाह हैं जो हम इस केस में पेश करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर उस ऑफेंस की प्राइवेट कंप्लेंट भी है तो उस सूरत के अंदर कोर्ट जो है वो कंप्लेनेंट से असरटेन करेगी या उसके कौंसल से असरटेन करेगी कि आप बताएं पहले किन गवाहान को आप पेश करना चाहते हैं। लेकिन सेशन यहाँ पे मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर
वर्ड जो यूज़ हुआ है वो प्रोड्यूस्ड है, कि जो भी कंप्लेनेंट शहादत पेश करता है। और ये मैजिस्टेरियल ट्रायल के हवाले से जिस वक़्त सेक्शन 68 सीआरपीसी आपने पढ़ा था, जहाँ पर ये बात लिखी थी कि कोई भी पार्टी या कंप्लेनेंट अपने गवाहान को जो है वो खुद भी समन जो हैं वो सर्व कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो वहाँ पे यहाँ पे 68 भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर जो कंप्लेनेंट है अगर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरे अपने गवाह हैं, आप इनका समन जारी कर दें तो मैं इनको पेश कर दूंगा, और अगर इसके अलावा कोई गवाह है तो उस सूरत के अंदर ये 244 में ही लिखा है कि कंप्लेनेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये गवाह मैंने खुद पेश कर दिए हैं, ये जो बाकी गवाह हैं ये मेरे बस से बाहर है, कोई डॉक्टर है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है, लिहाजा आप इनको तलब कर लें। और इसी के अंदर ये बात भी है कि अगर किसी गवाह को बुलाने पर कोई ख़र्चा लगता है तो उस सूरत में ये वही पार्टी देगी जिसको जो है उसने बुलाने की जिसने रिक्वेस्ट की है। सेशन ट्रायल के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एसरटेन करने के बाद जिस जिस तरतीब से वो नाम देता जाएगा उस तरतीब से वो सारे गवाह जो हैं वो आते जाएंगे। यहाँ पर सेट ऑफ विटनेसेस की शेप के अंदर शहादत बुलाई जाती है। अगर कोई आई विटनेसेस हैं तो वो इकट्ठे बुलाए जाते हैं, अगर कोई रिकवरी विटनेसेस हैं वो इकट्ठे बुलाए जाते हैं, अगर मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो इकट्ठे बुलाए जाते हैं। और ये सेट ऑफ विटनेसेस इस वजह से इकट्ठे बुलाए जाते हैं ताकि एक्यूज जो है किसी एक मामले के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है तो उस सूरत में उसका जो दूसरा सेट ऑफ विटनेस है वो उस क्रॉस एग्जामिनेशन को जाके डिस्क्लोज ना कर दे कि मुझसे ये पूछा गया तो तुम भी इसका ये जवाब देना। लिहाजा एविडेंस ऐसे होती है अदालत के अंदर कि जो भी किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ विटनेसेस अदालत में पेश होते हैं, लाइक 3 लोग थे, उन्होंने वाकया इकट्ठे देखा, एक कहता है मैं कंप्लेनेंट हूँ, 2 कहते हैं मैं मजरूब हूँ। अब ये तीनों गवाह एक दिन एक वक्त में रिकॉर्ड होंगे, एक वक्त से मुराद एक ही गो के अंदर। एक गवाह जिस वक्त अदालत में खड़ा होगा, बाकी 2 गवाहान अदालत के बाहर होंगे। जिस वक्त इस गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसी सेट का दूसरा गवाह जो अपने आप को चशमदीद बोलता है उस गवाह को बुलाया जाएगा। वो गवाह आके और जो पहला रिकॉर्ड हो गया वो अदालत के अंदर ही आएगा, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना किसी से बात कर सकता, बल्कि अदालत के अंदर ही बैठा रहेगा। फिर दूसरा गवाह आएगा, फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उसको भी अदालत के अंदर बिठा दिया जाएगा, वो भी कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। फिर तीसरा सेट का गवाह आएगा, उससे क्रॉस होगी और उसके बाद ये गवाहान फारिग हैं। लेकिन अगर ये गवाह पीस मील के अंदर एक ही वाक़े के एक ही सेट ऑफ विटनेसेस एक दिन करके छोड़ के करेंगे तो जो भी मुल्ज़म इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा तो दूसरा गवाह जाकर उसको डिस्क्लोज कर देगा कि मुझे क्रॉस में इन पॉइंट्स के ऊपर शेक करने की कोशिश की गई, लिहाजा मैंने ये जवाब दिए हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप भी इन बातों के जवाब यही देना, वो क्रॉपरेशन पैदा करने की पोजीशन में आ जाएंगे। लिहाजा ये प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के जो गवाह हैं वो पीस मील के अंदर लिखे जाएं या वो ब्रेक्स के अंदर लिखे जाएं कि एक आज एक कल नहीं हो सकता। ये सारे गवाह सेट ऑफ विटनेसेस की शेप में तहरीर होते हैं और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सेशन ट्रायल के अंदर एसरटेन करके तलब किए जाते हैं। इसी तरह सेशन ट्रायल के अंदर एक्यूज्ड भी किसी स्टेज पे एप्लीकेशन दे सकता है कि वो किसी गवाह को बुलाना चाहता है, चाहे वो एग्जामिन हो चुका है चाहे नहीं हो चुका, या वो अपनी फेवर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिबट करने के लिए कोई एविडेंस देना चाहता है तो वो भी प्रोड्यूस
कर सकता है। इस तरह शहादत, इस्तगासा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस सारी मुकम्मल होगी। एक्यूज़्ड को राइट होगा कि वो सब पे क्रॉस एग्जामिन करता है। सिमिलर केस सेशन ट्रायल के अंदर भी है, वहाँ पर भी सारे गवाहान पेश होंगे और इन्हीं QSO के रूल्स के मुताबिक सब पे जिरा की जाएगी। और जिरा करने के बाद जिस वक़्त प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी, उस वक़्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीइंग इंचार्ज ऑफ दैट केस वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे कि उन्होंने अपनी हर तरह की एविडेंस मुकम्मल कर दी है और अब वो शहादत इस्तगासा को क्लोज़ करते हैं। जिसके बाद क्लोज़ करने के बाद ये जितनी एविडेंस भी लीड की गई, ये सारी 340 और 342 जो कि डिफेंस ऑफ द एक्यूज से रिलेटेड हैं, ये उसके मुताबिक एक्यूज्ड की 342 CRPC की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। 342 CRPC अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसका जो मकसद है वो सिर्फ एक है कि एक्यूज्ड को जितनी भी एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन ने लीड की है, वो सारी क्वेश्चंस की शेप में उससे पूछी जाएगी और पूछने के बाद उससे उन बातों की एक्सप्लेनेशन ली जाएगी कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो। मुस्तगीस पेश हुआ, मुस्तगीस ने तुम्हारे खिलाफ ये बयान दिया, उसने आई विटनेस था, तुमने इसको इसको मजरूब किया, ये मजरूब अदालत में आए, ये मेडिकल ऑफिसर आया, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, ये रिकवरी विटनेस आए, तुम बताओ कि तुम इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहते हो। और एक्यूज्ड उन जवाबों को, उन सवालों के जवाब में वो इनको डिनाई करता है या वो इनको तस्लीम भी कर सकता है, ऑब्वियसली उसकी मर्ज़ी है, लेकिन प्रैक्टिस में मोस्टली 99% इसको डिनाई किया जाता है। और ये भी एक प्रिंसिपल है कि एविडेंस प्रोसिक्यूशन की जितनी मर्जी हो, और अगर 342 की स्टेटमेंट के अंदर एक्यूज को पुट नहीं की गई, तो उस सूरत के अंदर ऐसी कोई एविडेंस एक्यूज के खिलाफ यूज भी नहीं की जा सकती। सो 342 की स्टेटमेंट is one of the most important stage of the trial, जहां पर एक्यूज को हर तरह की शहादत क्वेश्चन शेप के अंदर पुट की जाती है और उसी के अंदर एक क्वेश्चन फिर किया जाता है आखिर में कि ये तुमने सारी शहादत सुन ली, इसका जवाब भी दे दिया, अब तुम बताओ कि क्या तुम अपनी शहादत के अंदर खुद भी बरहलफ गवाह के तौर पे पेश होना चाहते हो या नहीं। और इसका जवाब भी एक्यूज देता है और जो भी 99% वो कहता है कि मैं पेश नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का काम था अपना केस साबित करती, जो कि वो नाकाम हो गई है, इस वजह से मैं अपने गवाह के तौर पे पेश नहीं हूँगा। और एक्यूज को इस स्टेज पर यह फिर पूछा जाता है कि अगर तुमने बरहलफ पेश नहीं होना तो तुम ये बता दो कि कोई और डिफेंस एविडेंस देना चाहते हो। तो इस सूरत के अंदर एक्यूज के पास ये रेमेडी है कि अगर उसने डिफेंस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने कोई गवाहान पेश किए कि ये गवाह मेरी तायीद करते हैं, तो यहाँ पर फिर वो अपने उन गवाहान को भी पेश कर सकता है या कोई अपना जो है कोई दस्तावेज़ देना चाहता है, कोई टेस्टेड कॉपीज़ हैं किसी जजमेंट की, कोई प्रीवियस लिटिगेशन की, तो यहाँ पर आकर एक्यूज जो है वो अपना स्टेटमेंट भी दे सकता है और उन दस्तावेज़ात पे भी रिलाई कर सकता है।